हेलो दोस्तों, मैं VS कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का दोस्तों NCERT ठीक ना NCERT क्लास 6 का हिस्ट्री देखेंगे। दोस्तों एकदम महत्वपूर्ण है। दोस्तों जानते ही हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में NCERT से ही क्वेश्चन बनाता है, चाहे वो UPSC का हो, चाहे BPSC का हो, चाहे CTET हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें NCERT से बेस्ट क्वेश्चन बनाता है। तो हम लोग इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे इसका एकदम पूरा पहला चैप्टर होगा प्रारंभिक कथन, यानी कब क्या, कब, कहाँ और कैसे होगा। और इसका 60 दोस्तों 60 जो नोट होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। आप जाकर देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक ना। तो देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्या है दोस्तों कि रसीदा का सवाल था। देखिए दोस्तों, ये तो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण नहीं होता है। अब आज आगे देखते हैं दोस्तों, कैसे पता लगाएं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है कि यह जानकारी के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन चुके हो, टेलीविज़न देख चुके हो या फिर अखबार पढ़ चुके हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, ठीक ना, यानी याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता था। देखते हैं उसको आगे कि बहुत पहले क्या हुआ था इसके बारे में कैसे जाना जाएगा। तो इसके आगे देखते हैं, कह रहा है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत मतलब दोस्तों जो पुरानी बीती हुई घटनाएं होती है दोस्तों, उसको अतीत कहते हैं। तो अतीत के बारे में देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। सो हम आखेटकों, यानी आखेटक मतलब दोस्तों तो एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि आखेटक का मतलब क्या होता है। तो आखेटकों यानी शिकारी को क्या कहते हैं, आखेटक कहते हैं, ठीक ना। तो आखेटकों पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन में बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक ना। आगे क्या कर रहे हैं दोस्तों कि यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों कि आखेटक का मतलब क्या होता है, शिकारी, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, लोग कहाँ रहते थे। तो देखते हैं दोस्तों कि मानचित्र 1 पृष्ठ दो नीचे मिलेगा दोस्तों, मानचित्र मिलेगा नीचे, ठीक ना। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए जो चित्र 2 है इसमें नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो पहले ऊपर पढ़ लिया जाए। कह रहा है दोस्तों कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। किस नदी दोस्तों, तो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, ठीक ना, रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को आखेटक यानी शिकार करते थे, ठीक ना। तो आखेटक का मतलब क्या होता है, शिकार चाहे शिकारी, ठीक ना। तो याद रखिए दोस्तों कि लोग किस नदी के किनारे कई लाख वर्ष पहले रहते थे। तो नर्मदा नदी के किनारे, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि अब हम तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसे एग्जाम में कई बार पूछा है दोस्तों कि सुलेमान और कीथर पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम की ओर है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले, कितने 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ के फसलों का उपजाना आरंभ किया था। तो याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ उपजाए गए थे। तो ये सुलेमान और कीथर पहाड़ियों में उपजाए गए थे, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, ठीक ना। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्वी में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, उत्तर पूर्व में कौन है, ये गारो पहाड़ियाँ है, और मध्य में कौन है, विंध्य पहाड़ियाँ है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं।
देखिए दोस्तों ये नक्शा है, इस नक्शे से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों ये झेलम नदी जा रही है, चिनाब नदी, ठीक ना। नर्मदा नदी ये है दोस्तों कि जहाँ पर लोग सबसे पहले बसे थे। और सुलेमान और किथर पहाड़ी है यहाँ पर दोस्तों, जहाँ पर सबसे पहले गेहूँ और जौ उपजाया गया था, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा दोस्तों गारो गारो पहाड़ी जो कि उत्तर पूर्वी भाग में है। ये नर्मदा नदी बह रही है, ये पश्चिमी घाट है दोस्तों, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। ये चित्र से कई प्रकार के क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आप देख सकते हैं चित्र को, ठीक ना। जितना बात किया था उस चित्र में हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो ये सिंधु नदी है दोस्तों और सहायक नदी आपने पढ़ा भी होगा, ठीक ना। ये सिंधु नदी और सहायक नदी झेचीरा बॉस, ठीक ना। मैंने ट्रिक बना रखा है झेचीरा बॉस, ठीक ना। आप इससे याद कर सकते हैं कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक ना। तो आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग इसमें देखते हैं आगे। एक मिनट दोस्तों, आगे क्या कर रहे हैं दोस्तों कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पहले, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है, कि 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ था। याद रखिए कि 47 वर्ष पूर्व पहले इन्हीं नदियों के किनारे, इन्हीं नदी मतलब सिंधु नदियों के किनारे लोग क्या है नगर का विकास हुआ, ठीक ना। महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्या दिया है देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मानचित्र दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है, ठीक ना। तो उसमें पड़ोसी देश दिए गए हैं। और क्या है दोस्तों, एक मिनट इसको हटा लिया जाए दोस्तों। आगे देखते हैं, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, ठीक है। दक्षिण एशिया क्या कर रहे हैं, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालतम तथा बाकी एशिया से समुद्री पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अगला क्या कर रहे हैं दोस्तों कि गंगा और उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो उस चित्र में आप देख सकते हैं कि गंगा नदी और सोन नदी कहाँ है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के बारे में आपने नाम सुना होगा, ठीक ना। मगध वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था, ठीक ना। तो मगध को किस नाम से, बिहार नाम से, ठीक ना, याद रखिएगा, जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। आगे लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय में जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, ठीक ना। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है तो दोस्तों, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाया करते थे, ठीक ना। तो प्राकृतिक आपदा आ जाती थी उसके कारण जाया करते थे, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। सेनाएं भी जाती थी विजय हासिल करने के लिए। इसके अतिरिक्त व्यापारी काफिले में कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता भी यात्रा किया करते थे। यानी कुछ लोग खोजने के लिए, यानी रोचक स्थानों को खोजने के लिए भी जाया करते थे, ठीक ना। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आगे क्या कर रहे हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं।
आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, वो पहले का था कि क्यों यात्रा करते थे। अब आज के लोग एक बार फिर से मानचित्र एक देखो, पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इन उपमहाद्वीपों की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पहाड़ियों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, ठीक ना। तो उपमहाद्वीप से लोग बाहर भी, जैसे आपने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा, वो भी बाहर से आया था, ठीक ना। आगे क्या कर रहे हैं दोस्तों कि इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने और नए तरीकों के बारे में एक दूसरे को विचारों को अपनाते रहे। ये पहला चैप्टर है दोस्तों, एनसीईआरटी एकदम महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। देखिए आगे क्या कर रहा है दोस्तों कि देश का नाम, तो देश के नाम के बारे में देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अपने देश यानी हमारे देश के लिए। इंडिया शब्द इंडस महत्वपूर्ण है, इंडस से निकला है। किस शब्द से निकला है इंडिया? इंडस से, जिसे संस्कृत में हिंदू कहते हैं, यानी इंडस को हिंदू में संस्कृत में सिंधु कहते हैं, ठीक ना। सिंधु, हिंदू नहीं सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज और इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। महत्वपूर्ण है दोस्तों कि यूनानी और ईरानी कहाँ से आए थे, ठीक ना, तो उत्तर पश्चिम से। इन्होंने क्या कहा, हिंदोस को इंडोस कहा। महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। मैंने 60 नोट भी बनाया है, 60 नोट देखिए एकदम बढ़िया से, ठीक ना। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था, ठीक है ना। जो उत्तर पश्चिम के लोग रहते थे, बस उन लोगों को लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। भारत नहीं दोस्तों, भारत, ठीक ना। भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 35 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है, ठीक ना। इन लोगों के बारे में ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देशों के लिए होने लगा। आगे क्या है दोस्तों कि अतीत के बारे में कैसे जानें, कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि, ठीक ना। तो पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो हाथ से लिखी हुई पुस्तकें होते हैं, ठीक ना, पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है, ठीक ना। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? मैन्युस्क्रिप्ट। ये लैटिन शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ से, ठीक ना। क्या है दोस्तों आगे कह रहा है कि ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजन पत्र पर लिखी मिलती थी। कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक ना, कि ये जो पांडुलिपियाँ होती हैं कहाँ से निकलती है? ताड़पत्रों पर लिखी जाती है, ठीक ना। ये कहाँ? हिमालय क्षेत्र से निकलता है, महत्वपूर्ण है। और भूर्ज नामक पेड़ से, ठीक ना, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और देखते हैं दोस्तों, ये देखिए किनारे पर क्या दिया है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज नामक पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये भूर्ज नामक पेड़ से निकाला गया है पांडुलिपि, इस पर लिखा गया है, ठीक ना। देखिए ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ठीक ना। 1 मिनट दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारे पास कंप्यूटर नहीं है दोस्तों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आगे, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों से खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, ठीक ना। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः यह पांडुलिपियाँ मंदिरों, विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है।
इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में मिलते हैं। तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या क्या मिलता है, महाकाव्य मिलता है, पांडुलिपियों पर लिखा हुआ, कविताएं भी मिलती है, संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, ठीक ना। तमिल आप प्राकृत में मिलते हैं, तो प्राकृत का प्रयोग, प्राकृत भाषा का प्रयोग लोग आम लोग करते थे। आगे क्या है दोस्तों, आगे कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो अभिलेखों का उत्कीर्ण कहाँ किया जाता था, पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर चीज़ पर, ठीक ना। जैसे आपने अशोक के अभिलेख का नाम सुना होगा। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस उत्कीर्ण पर करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सके और पालन कर सके। आगे क्या है दोस्तों, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित कई अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण कराए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों को लेखा जोखा रखते थे, ठीक ना। यानी कोई अगर राजा जीत जाता था तो ये पांडुलिपि अभिलेखों पर अपना नाम उत्कीर्ण और उसके बारे में लिखवाता था, ठीक ना। एक मिनट दोस्तों, परेशान कर दे रहा है। आगे लगभग 25 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। देखिए, अफगानिस्तान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। अब नीचे देखा जाएगा, उत्कीर्ण किया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, ठीक ना। तो अशोक के बारे में हम लोग अध्याय 7 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब कुछ हम बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, आगे क्या है दोस्तों, यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है, ठीक ना। यानी जो लिपि प्राप्त हुई है ये अरमाइक और ये यूनानी, ठीक ना। अरमाइक और यूनानी नामक 2 प्रयुक्त हुआ है, ठीक ना। इसमें भाषा का प्रयोग। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तु का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। तो पुरातत्वविद किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो पुरातत्वविद किसे कहते हैं, ठीक ना, कि ऐसी वस्तु का अध्ययन करने वाले या जो हमारे अभिलेख होते हैं उसका जो अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहा जाता है, ठीक ना। महत्वपूर्ण है। पुरातत्वविद पत्थर ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर तथा पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर अथवा जल्दी नष्ट न होने वाले थे। यानी जो अगर अभिलेख पत्थर या ईंटी पर लिखी जाती तो वो जल्दी नष्ट नहीं होते थे। देखिए दोस्तों, ये अभिलेख मिला है कुछ, ठीक ना। देखिए इस पर क्या लिखा गया है या चित्र बनाया गया है। बाएं, प्राचीन नगर में प्राप्त इस तरह के पात्रों का प्रयोग 47 वर्ष पूर्व, ठीक ना। तो याद रखिए 47 वर्ष पूर्व होता था। दाएं देखिए, पुराना चांदी का सिक्का, ये चांदी का सिक्का है, इस पर मोहर लगी है। इस तरह के सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। तो चांदी के सिक्के का प्रयोग कितने वर्ष पूर्व, 47 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व। हमारे द्वारा आज के प्रयोग आने वाले सिक्के से यह सिक्का कैसे भिन्न है, आपको देखना है, समझना है। आगे क्या है दोस्तों, कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, हाँ ये हो गया था। आगे देखते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों अथवा मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं।
यदि अन्न के दाने अथवा मकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? तब पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते थे जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत, आगे देखते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा रह गया दोस्तों। देखिए आगे क्या कर रहे हैं कि अतीत एक या अनेक, अतीत एक या अनेक। या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन, ठीक ना, यानी हमारे अतीत का प्रयोग हुआ, ठीक। तो हमारे क्या है, ये बहुवचन है के रूप में हुआ है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था, ठीक ना। आगे देखते हैं। जैसा कि आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा करते हैं। यानी अंडमान के तो लोग कैसे रहते हैं वहाँ के बारे में दे रहा है। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद के अतीत में भी विद्यमान है। आगे क्या है दोस्तों, इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। आगे क्या है, यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों को लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में पूछता है, ठीक ना, कई बार पूछा है, तो यहाँ से देख लेते हैं तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह की कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, ठीक ना। तो यानी ईसा मसीह के जन्म से की जाती है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद, यानी 2023 चल रहा है तो कहेंगे दोस्तों 2024 कि ईसा मसीह के 2024 वर्ष के बाद, ठीक ना। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसवी पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में की जाती हैं। इस पुस्तक के हम 2000 का अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं। हाँ, वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास की तिथियाँ ये देख सकते हैं दोस्तों, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं महत्वपूर्ण है इसमें भी दोस्तों कि अंग्रेजों में BC, हिंदी में ईसवी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है, ठीक ना। अंग्रेजी में क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, तिथि का मतलब पूर्व। आगे देखते हैं, ये कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD मतलब हिंदी में, BC मतलब इंग्लिश में, ठीक ना। AD हिंदी में लिखा पाती हो या एनो डोमिनी। AD का फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछा था, क्या होता है, एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से है। कभी कभी AD की जगह CE, AD की जगह पर क्या, CE। आप 60 नोट देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एकदम अच्छे से बनाया है 60 नोट इसका, आप उसको पढ़ लेंगे तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, CE का फुल फॉर्म कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा, यानी BC और E का फुल फॉर्म बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप को प्रत्येक लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। देखिए दोस्तों, मैंने इसका शार्ट नोट बना रखा है, आप जाकर देखेंगे तो एकदम अच्छे से उसमें समझ में आएगा, ठीक ना। आगे क्या है कि कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। कल्पना करो। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ये क्या है, इसके उपयोगी शब्द है, तो ये तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन भी आप इसका हल जरूर करिए, ठीक ना। कि नर्मदा नदी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, मगध के बारे में पढ़ा, ठीक ना। ये प्रथम नगर था। गारो पहाड़िया के बारे में पढ़ा, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बारे में, गंगा घाटी के बारे में पढ़ा। देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण था, ठीक ना। और यहाँ देखिए ये महत्वपूर्ण दिया है, ये देखिए कि कृषि का आरंभ 800 वर्ष पूर्व हुआ था। कृषि का आरंभ 800 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता में के प्रथम नगर 47 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक ना। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर का प्रयोग। गंगा घाटी के नगर मगध का सबसे बड़ा राज्य 25 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक ना। गंगा घाटी के नगर, और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ये देखिए दोस्तों, इसका शार्ट नोट आप जाकर पढ़ सकते हैं, एकदम मैंने अच्छे से बना रखा है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।